वेलकम टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरीन। आज का हमारा लेक्चर है ओवरव्यू ऑफ सेल पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी को। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का एक जनरल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन कैसे हुआ। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल को। इंट्रोडक्शन। टर्म सेल जो है फर्स्ट यूज किया था रॉबर्ट हुक ने 1655 में, डिस्क्राइब करने के लिए उनका जो एक्सपेरिमेंट था टेक्सचर ऑफ कॉर्क को बाय द मींस ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेस से। जो ये सेल वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब है होलो स्पेस। जब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया 1831 में न्यूक्लियस को क्या किया, डिस्कवर किया। उस न्यूक्लियस के डिस्कवर करने के बाद जो सेल्डन थे, एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में, और एक जूलॉजिस्ट थे श्वान नाम के, 1839 में, तो उन्होंने क्या किया कि सेल थ्योरी को स्टेब्लिश किया। तो उस टाइम पे सेल थ्योरी में दो ही पॉइंट को बताया गया था। तो उसमें ये दो पॉइंट ऐसे थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके बाद 1855 में रोडोल्फ वर्चो, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया, थर्ड पॉइंट ऐड किया सेल थ्योरी में। वो थर्ड पॉइंट ये था कि जो भी सेल होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होंगे, अराइज होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ओरिजिन ऑफ सेल और लाइफ। जैसे हमें पता है कि जो प्रिमिटिव अर्थ था हमारा, उसका जो टेम्परेचर था, वो हमारा जो टेम्परेचर था वो 5000 से 6000 सेल्सियस था, डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जो नाइट्रोजन थे वो कभी भी क्या है, फ्री स्टेट में नहीं रह सकते थे। इसीलिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और जो नाइट्रोजन है ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते थे। जैसे कि जो कार्बन है वो डाई कार्बन के फॉर्म में मिलता था, साइनोजन के, मिथोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में मिलता था। जो नाइट्रोजन था वो हमेशा मेटल के साथ क्या था कि कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिलता था, जो जो बनाता था नाइट्राइट्स। इसके बाद जो ऑक्सीजन होते थे वो ऑक्साइड के फॉर्म्स में मिलता था। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके वाटर के फॉर्म में होता था, और ये वाटर हमेशा क्या है, वेपर्स के फॉर्म में होता था, स्टीम वेपर के फॉर्म में। उसके बाद ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता था, तो अमोनिया के फॉर्म में। और अगर हाइड्रोजन क्या है कार्बन के साथ अगर क्या होगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, वो मीथेन के फॉर्म में मिलेगा। अब जो वाटर था वो वाटर क्या हुआ कि स्टीम वाटर था, तो यानी वाटर वेपर, वो कंडेंस हुआ, और ये प्रोसेस मिलियंस ईयर्स तक चलता रहा। और ये प्रोसेस चलने की वजह से क्या हुआ कि जो अर्थ था हमारा थोड़ा सा वो कूल डाउन हो गया। कूल होने की वजह से क्या हो गया कि जो अर्थ का जो सरफेस था वो वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी आ गई उनमें। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो स्टीम वाटर अर्थ के सरफेस पे आता था और उनका जो टेम्परेचर था वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था, जिस टेम्परेचर पे वाटर वापस इवापोरेट होता था। बट जब जो वाटर वेपर कूल और कंडेंस होने से और ये मिलियंस ईयर तक ये प्रोसेस चलते रहने की वजह से अर्थ का जो सरफेस था वो थोड़ा कूल्ड हुआ, जिसकी वजह से उनमें एबिलिटी आ गई वाटर को होल्ड करने की, जिससे फर्स्ट वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम ओशन कहते हैं। अब इन्हीं जो ओशन था, हमने देखा कि उस ओशन वाटर में जो एटमॉस्फेरिक जो भी हमारा अमोनिया था और मीथेन था वो उस वाटर में पाया गया। मिनरल रॉक्स भी उसमें डिसॉल्व हुए, यानी एक्युमुलेट हो गए। और जो वाटर का जो पीएच था उस टाइम पे वो 8 था। जैसे ही जो अर्थ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो सिंपल हाइड्रोकार्बन
जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दोनों बनना स्टार्ट हो गए। तो जैसे कि एग्जाम्पल में एसिटाइलिन, इथाइलिन, मीथेन और एसिटाइलिन है। तो इनका फॉर्मेशन हुआ। अब फॉर्मेशन होने के बाद ऑक्सी और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ। जैसे एग्जाम्पल है एल्डिहाइड, कीटोन्स और एसिड्स का। फिर उसके बाद इनसे क्या हो गया, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। यही जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमीनो एसिड्स जो बने थे, ये सी वाटर में प्रेजेंट होते थे। और ये जो सी वाटर था वो थोड़ा हॉट होता था उस टाइम पे, इसीलिए हेल्डन ने उनको उसको कहा द हॉट डाइल्यूटेड सूप कहा। इसके बाद जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, यानी ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और अमीनो एसिड्स है, इनका लेयर और ये कंडेंस होना स्टार्ट हो गया और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया। इस पॉलीमराइजेशन से पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन हुआ। फैट्स, प्रोटीन, प्यूरिन, पायरामिडिन, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो कंटिन्यू इनका क्या है, पॉलीमराइजेशन होने की वजह से फॉस्फोलिपिड या वेसाइकल का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद ये कोजरवेट्स का फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद कोजरवेट के बाद डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, यानी इवोल्यूशन हुआ। फिर उसके बाद डीएनए से ई बायोन्ट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गेनिज्म और लिविंग सेल कहा जाता है। इसके बाद अब जब सेल को बस सेल का फॉर्मेशन हो गया, तो सेल का फॉर्मेशन होने के बाद, यानी हमने कहा कि जो फर्स्ट लिविंग सेल थे वो ईबायोंट थे। तो ये ईबायोंट क्या हो गए, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो गए। इन्हीं लिविंग जो ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा कहा कि 5 किंगडम में हमने इसको क्लासिफाइड किया। और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये 5 किंगडम या विक्टर के थ्रू दिया गया। इस किंगडम में सबसे फर्स्ट रखा गया मोनेरा, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को रखा गया, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इसके बाद दूसरा किंगडम जिसे हम कहते हैं प्रोटिस्टा, जिसको हम प्रोटोजुआ भी बोलते हैं, इस ये इक्वेरियोटिक होता है। थर्ड किंगडम फंजाई था, जिसमें स्लाइम मोड्स होते हैं, ये भी एक इक्वेरियोटिक सेल है। इसके बाद फोर्थ किंगडम प्लांटिया है, जिसमें ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, बायरोफाइट्स, ये भी क्या है, एक यूकेरियोटिक सेल है। इसके बाद जो फिफ्थ किंगडम था, ये ये इसमें इसको हम कहते हैं एनिमिलिया, जिसमें मेटाजोआ रखा गया। और ये भी एक यूकेरियोट्स है। अब ये जितने भी किंगडम्स थे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स थे। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए सेलुलर लेवल में इनकी स्टडी की गई। सेलुलर लेवल में स्टडी करने के बाद जो सेल्स थे, उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइड किया। तो आइए हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस है कि जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। जो क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर और सिंगल होता है, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर और मल्टीपल होता है। वहीं पे जो डीएनए हमने कहा कि नेकेड होता है। नेकेड मतलब दूसरे प्रोटीन्स के साथ ये अटैच नहीं होता है, बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये कंबाइंड विद द अदर प्रोटीन्स। इसके बाद जो क्या कहते हैं, डिवीजन होता है, ये एमाइटोसिस के थ्रू होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल में जो सेल का डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। जो राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो 70S है। एस यहाँ पे ये सेडिमेंट्री यूनिट है, सेडिमेंट यूनिट हम बोलते हैं। यूकैरियोट्स में ये 80S पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीसोसोम्स होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही बिहेव करता है प्रोकैरियोट्स में। वहीं पे यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। यूकैरियोट्स में पाया जाता है, बट प्लांट सेल में पाया जाता है। जो लोकोमोशन करता है वो फिम्ब्रिल के थ्रू या फ्लैजिला के थ्रू करता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू ये लोकोमोशन को शो करते हैं।
अब जो प्रोकैरियोट्स थे इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया या डोमेन में डिवाइड किया। इस ग्रुप और डोमेन को, एक डोमेन को तो हम कहते हैं आर्किया, जिसको आर्किया बैक्टीरिया भी कहते हैं। दूसरे डोमेन में बैक्टीरिया को रखा गया जिसको यू बैक्टीरिया कहा जाता है। जो ये आर्किया है, ये माना जाता है ये क्लोजली है यूकेरियोटिक सेल के, ये मोर क्लोजली है यानी रिजेंबल है। और वहीं पे जो कुछ आर्किया है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इसलिए उनको एक्सट्रीम मोफाइल्स कहा जाता है। और आजकल के टाइम में इस तरीके का जो आर्किया बैक्टीरिया पाया जाना मुश्किल होता है, बट जो पुराने जो प्रिमिटिव अर्थ थे इस टाइप का जो आर्किया बैक्टीरिया पाया जाता था। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, हेलोफाइल्स हैं जो कि एक साल्टी इन्वायरमेंट में पाया जाता है। एसिडोफाइल्स जो कि 0 पीएच से नीचे पाया जाता है। थर्मोफाइल्स ये क्या बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पाया जाता है। इसके अलावा हाइपरथर्मोफाइल्स भी है जो कि क्या है, ग्रो करता है और डिवाइड करता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से एबव पे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक फोटोग्राफ्स है यानी पिक्चर्स है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये रेड लाइन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रेड लाइन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर की तरफ एक और लेयर है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल या पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। अब यही जो बाहर की तरफ जो सेल वॉल होता है, ये जो सेल वॉल है ये पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है जो कि एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसी पेप्टाइड ग्लाइकन के बेस पे जो बैक्टीरिया होते हैं यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइड किया गया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनको कहा जाता है जो कि जिनका पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होता है, उनको ग्राम नेगेटिव कहा जाता है। बट जिनका पेप्टाइडोग्लाइकन यानी सेल वॉल क्या है, ग्राम स्टेन से क्या होता है, स्टेन हो जाता है, उनको ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। इसके बाद जो यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है जिनको हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। और यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सॉल्यूट का एंट्री और एग्जिट होता है उसको ये कंट्रोल करके रखता है। इसके बाद सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इनके बीच में एक स्पेस होता है। इस स्पेस को पेरिप्लाज्मेटिक स्पेस कहा जाता है। आप यहाँ सेंटर पे ये देख रहे हैं, ये सिंगल क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है कि जो कि न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। और हमने देखा है कि ये जो सर्कुलर जो क्रोमोसोम है या तो प्लाज्मा में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है या मिजोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है। जो कि ये अटैच इसलिए होता है कि जो है ये हेल्प करता है उसको सेपरेट करने में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन जब ये रेप्लिकेट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि इस क्रोमोसोम के अलावा तो बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि यहाँ पे दिखा नहीं रखा है। वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है उसको जो प्लाज्मिड कह रहे हैं, ये प्लाज्मिड 3 टाइप का होता है। प्लाज्मिड सॉरी 3 टाइप का नहीं, प्लाज्मिड के अंदर 3 टाइप के जीन्स होते हैं। ये जीन होता है एफ जीन जिसको हम फर्टिलिटी जीन कहते हैं। ये एफ जीन क्या करता है कि ये इनकोड करता है सेक्स पिलाई को। और जो सेक्स पिलाई होते हैं यहाँ पे माइक्रोविलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे दिखा नहीं रखा है। और ये जो पिलाई होते हैं, सेक्स पिलाई, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉन्जुगेशन तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और जीन होता है जिसको आर जीन कहते हैं, जो सेकंड जीन है, जो कि एक या एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक से उनको क्या है, उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा कॉल जीन होता है थर्ड जीन, जो कि क्या करता है, ये जो कोलजीन होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं कोलजीन नाम का एक केमिकल सिक्रीट करते हैं। ये केमिकल क्या करता है कि दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता, उससे ये बैक्टीरिया को ये प्रोटेक्ट करता है कोलजीन।
मेसोसोम हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको मेसोसोम्स का दिखाई दे रहा है, ये एक रिस्पिरेटरी फंक्शन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह वर्क करता है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो ये मेसोसोम्स के साथ क्या करता है, ये आपका सर्कुलर डीएनए अटैच होता है और इसको सेपरेट करने में ये हेल्प करता है। इनमें जो राइबोसोम आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर्स जो आपको, तो ये राइबोसोम 70S का राइबोसोम्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में नहीं दिखा रखा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम फिम्ब्री कहते हैं। ये फिम्ब्री क्या है, एक सबस्ट्रेटम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। ओरिजिन ऑफ यूकेरियोटिक सेल। अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, जो यानी आपका प्रिमिटिव अर्थ में इस टाइप का प्रोकैरियोटिक का सेल पाया जाता था। प्रोकैरियोटिक सेल में बाद में कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि जो इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, वो क्या कर गया कि इनफोल्डिंग होने स्टार्ट हुआ और ये इनफोल्ड होकर ये न्यूक्लियस की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद यही जो इनफोल्डिंग था, बाद में ये क्या हो गया, पिंच ऑफ हो गया। पिंच ऑफ होने के बाद जो न्यूक्लियस था ये एक मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट यूकेरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ या ओरिजिन हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि जो इवोल्यूशन ऑफ यूकेरियोटिक सेल है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दिया गया जिसको कहते हैं इंडोसिम्बायोसिस। तो इंडोसिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है कि दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है एज अ प्रे के फॉर्म में, या तो पैरासाइट के फॉर्म में वो इंटर कर जाता है। तो एंटर कर जाने के बाद क्या होता है कि ये जो अंदर ये पहुंच गया, ये इसको डाइजेस्ट नहीं करता है। तो वो क्या कहता है, सिम्बायोसिस में एक दूसरे को क्या करते हैं कि हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडोमायोसिस का मतलब होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल लिविंग इनसाइड द एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो यूकैरियोटिक सेल, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का इवोल्यूशन हुआ। एरोबिक कोई भी जो बैक्टीरिया था, ये क्या हो गया, इनगल्फ हो गया, ये इंटर कर गया, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके इसने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। अंदर ये जाने के बाद क्या हो गया, इसका डाइजेशन नहीं हुआ। डाइजेशन ना होने के बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, इवॉल्व हो गया। अब हमने देखा कि इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो साइनोबैक्टीरिया है कि जो कि फोटोसिंथेसिस में कैपेबल थे। जैसे ये फोटोसिंथेसिस में साइनोबैक्टीरिया कैपेबल थे, ये भी इनगल्फ हुए और बाद में जाके यही साइनोबैक्टीरिया बाद में क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में ये इवॉल्व हो गए, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। हमने देखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सिमिलर बैक्टीरिया की तरह होते हैं साइज में भी, और बैक्टीरिया की तरह ही रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी डिवाइड होते हैं टू में। इसके बाद जो हमने देखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है, इसमें अपना डीएनए होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल का जनरल स्ट्रक्चर है। हमने देखा है कि जैसे प्रोकैरियोट होते हैं वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में आउटर जो मेम्ब्रेन होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इनमें जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये जो राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लैक डॉट डॉट स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम 80S टाइप का होता है। इसके बाद हमने देखा है कि जो क्या कहते हैं कि ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कहा जाता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि डीएनए क्या होता है, मल्टीपल होता है और साथ में ये कंबाइंड होता है कई सारे प्रोटीन, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और डीएनए जो होता है ये लीनियर फॉर्म में होता है। इसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है।
जो कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, यानी एटीपी को का फॉर्मेशन करता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम्स पाए जाते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड होते हैं डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स और वेरियस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ये एक्सटेंड होते इंट्रासेलुलर एक नेटवर्क होता है और एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वॉल्व से ये एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो प्रोटीन होता है उसकी प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट करता है और लिपिड का सिंथेसाइज भी करता है। अब जो प्रोटीन इसमें जो बना हुआ है इसको ट्रांसपोर्ट करता है एक छोटा सा मेम्ब्रेन वेसिकल जिसको हम कहते हैं गोल्गी बॉडीज। ये आपको ये जो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमने देखा है कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और ये प्रोटीन फिलामेंट्स है और ये सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, सेल मूवमेंट में हेल्प करता है, क्रोमोसोम्स को क्या है सेपरेट करने में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन का। आज हमने स्टडी किया है क्या सेल थ्योरी किसे कहते हैं, फिर हमने स्टडी किया है कि सेल का ओरिजिन क्या कैसे हुआ है, फिर हमने स्टडी किया है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है, फिर हमने डिस्कस किया है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को, इसके बाद हमने यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन को हमने डिस्कस किया, लास्ट में हमने डिस्कस किया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।